हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 3 फरवरी 2023 का सीटेट का सीडीपी का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। और जितने भी 2011 लगाकर 2023 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, या फिर पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, सभी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। क्या एक मतलब लिमिटेड क्या समय तक, टाइम पीरियड तक बच्चे जो होते हैं बहुत आसानी से भाषा सीख लेते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? इस अवधि को जाना जाएगा बहुत ही मतलब सेंसिटिव या फिर संवेदनशील अवधि के रूप में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिए गए हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है यहाँ पे कि जो अलग अलग व्यक्ति है उनमें विकास अलग अलग गति से होता है। किसी का बहुत तेजी गति से होता है, किसी का बहुत धीमी गति से होता है। तो किसी माँ के जो जुड़वा बच्चे हुए थे उसमें से क्या है, एक बहुत तेज़ी चलना सीख जाता है और एक बहुत धीमा चलना सीखता है। तो क्या होता है इसमें से कि जो माँ होती है वो जानती है कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, इसी वजह से क्या हुआ है वो चिंतित नहीं होती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं या फिर भौतिक वातावरण। तो यहाँ पे जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए, विकास जो होता है आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर भी निर्भर होता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण भी विकास होता है, और जो भौतिक वातावरण होते हैं उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित जो है बच्चों को क्वेश्चन देने चाहिए। जो क्रमबद्धता वाले जो है, जैसे कि एक क्षण यहाँ पर रखी गई और एक क्षण यहाँ पर रखी गई, छोटी वाली क्षण आगे कर दिया गया और बड़ी वाली क्षण को पीछे कर दिया गया। तो बच्चा जो होता है वो बता देगा कि जो छोटी क्षण है ये वाली है और बड़ी क्षण ये वाली है। मतलब एकदम सही से आंसर बताएगा। जो छोटी होगी उसके छोटी आंसर बताएगा और जो बड़ी होगी उसे भी बड़ी बताएगा। लेकिन इसके पहले वाली जो अवस्था होती है, जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, उसमें से बच्चे में क्या होता है, जैसे कि छोटी वाली क्षण आगे करके इसे रख दिया जाए और ये लंबी वाली क्षण इसे रख दिया जाए, तो जो क्षण आगे दिखेगी वही को बच्चा बताएगा कि ये वाली क्षण जो है बड़ी, क्योंकि क्रमबद्धता का गुण बच्चों में नहीं आ पाता है। तो इसकी वजह से जो क्रमबद्धता है, ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्रमबद्धता की विशेषता पाई जाती है बच्चे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो जीन पियाजे ने बताया था कि जो व्यक्ति होता है वो आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से जो स्थिति को प्राप्त करते हैं उसे बोला जाता है संतुलन। क्या बोलते हैं उसको? संतुलन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में सफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह प्रतिनिधित्व करता है आत्म केंद्रीयता। किसका? ईगोसेंट्रिज्म का या फिर आत्म केंद्रिता का। जो लोग दूसरों के अनुभवों या फिर दूसरे विचारों को नहीं समझ पाते हैं, केवल अपने दृष्टिकोण
को देखते हैं तो उसे बोला जाता है आत्मकेंद्रिता, जो मतलब केवल अपने विचारों को समझ पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आत्मकेंद्रिता बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, कानून तथा अधिकारियों के आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है कि जो बच्चा नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में होते वह क्या समझता है कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन इसलिए करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि एक जो शिक्षक है इसको क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रह देना चाहिए। बिल्कुल ही गलत दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है कि अगर कोई जो बच्चा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, तो ये विद्यार्थी को अनदेखा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दिया गया है। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि अगर बच्चों को एकदम जवाब ही बता दिया जाएगा तो बच्चे भी सीखेंगे कैसे। सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। दंडित तो बिल्कुल नहीं किया जाना, दंडित का शब्द कहीं भी मिल जाए तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। इसके अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको कठिनाई हो रही तो एक शिक्षिका को विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए, जिससे कि क्या है बच्चा थोड़ा प्रयास करे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। तो हम देखो जो कंठस्थीकरण जो याद करने की कहीं भी बात आ जाएगी तो वो क्वेश्चन हमेशा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थीकरण की बात नहीं करती है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर, तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर दिया गया है कि प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर संगीत बुद्धि। मतलब इसमें पूछा गया कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि के बारे में नहीं बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भावनात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बारे में वाइगोत्स्की ने नहीं बताया, जबकि भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और संगीत बुद्धि ये तीनों के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया था। जो वाइगोत्स्की ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो उनमें से 3 हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और संगीत बुद्धि, ये 3 शामिल है, जबकि भावनात्मक बुद्धि इसमें से शामिल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कथन दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन आपको प्रदान किए गए हैं कि कौन कौन से सही हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पे बात हो रही है निपटने की, मतलब कि जो रूढ़िवादी विचार है उनसे कैसे छुटकारा पाना चाहिए, और यहाँ पे बढ़ावा देने की बात हो रही थी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दें या फिर रूढ़िवादियों को चुनौती दें, तो यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करने चाहिए। जैसे कि कोई बोल दे कि तुम लड़के हो ये काम नहीं कर पाओगे, तो क्या एग्जाम्पल देना चाहिए, बताना चाहिए उनको कल्पना चावला जैसे उनके बारे में कि देखो कल्पना चावला ने मतलब क्या क्या काम किए, सुनीता विलियम्स के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, इस तरीके मतलब एग्जाम्पल देकर उसको समझाना चाहिए और जो रूढ़िवादिता फैली हुई है उसको समाप्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे केवल मिल गया, ये निगेटिव वर्ड आता है, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, तो जहाँ भी केवल मिल जाएगा वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। देखो फिर बी में पहले केवल मिल गया तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक देखो मिल गया तो ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन बचा तो यही सही हो जाएगा कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। कौशल संबंधी जो है बोध समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है अधिगम के लिए आकलन, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे कहा जाएगा अधिगम के लिए आकलन कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यह उद्देश्य होता है समावेशी कक्षा का, किसका, समावेशी कक्षा का, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे, बिल्कुल गलत दिया गया ऑप्शन। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करने। अब देखो यहाँ पे वंचित पृष्ठभूमि से तात्पर्य है कि वंचित पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि जो लोग पिछड़े इलाके जैसे आते हैं, अब वो उतना जैसे पढ़ाई लिखाई में नहीं आगे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो शिक्षक को उनके बारे में और जानने का प्रयास करना चाहिए और उनको कक्षा चर्चा में शामिल करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं वो लड़के मतलब घबराते हैं बात करने से क्लास में, तो उनको भी कक्षा चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उद्गम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार का जो अधिगम विकार होता है उसे बोला जाता है डिस्प्रैक्सिया, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, गति समन्वय वैकल्य, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वलीनता या फिर ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। और स्वलीनता ऑटिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चे क्या होते हैं, समाज से दूरी बनाने लगते हैं, ये एक प्रकार का विकार होता है जिसे ऑटिज्म बोला जाता है, मतलब एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें से बच्चे क्या होते हैं, बच्चे या फिर जो व्यक्ति होते हैं वो समाज से दूरी बनाकर रखने लगते हैं। अब ये पूछा गया कि कौन से विशिष्ट गुण होने की संभावना होती है, लेकिन उनमें एक क्वालिटी भी होती है इस प्रकार के बच्चों में। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से,
अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ए नंबर, संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, वृद्धिलब्धि का बहुत कम स्तर, या फिर उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो यहाँ जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म से जो प्रभावित होते हैं उनमें से क्या होता है, संप्रेषण में कठिनाई होती है। वो क्या है, दूसरों से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है। मतलब जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं उनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। जिज्ञासु की प्रबल भावना, बिल्कुल सही दिया गया। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है सृजनात्मक बच्चों की विशेषता नहीं है, जबकि जिज्ञासा की प्रबलता, उच्च स्तरीय समस्या समाधान और नवाचारी अनूठे विचार, ये तीनों जो है सृजनात्मक विद्यार्थी की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिएगा 21 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। बिल्कुल ही गलत दिया गया यहाँ पे, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वह बाहरी दुनिया से उसको जोड़कर पढ़ाया जाए। कक्षा का जो ज्ञान है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मतलब रटने की जो पद्धति है उससे मुक्त कराने की बात करती है। अगला ऑप्शन आपको दिया गया है, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा करवाने के लिए शिक्षा देनी चाहिए क्या। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। और समालोचनात्मक चिंतन से ये तात्पर्य है कि बच्चे क्या कोई भी काम करे तो खुद से विचार करके, खुद से खोजबीन करके करे किसी कार्य को, ये नहीं कि बस रटा रटाए उत्तर दे दे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, देखो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा जो है निगेटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी निगेटिव चीज़ें बताई गई होंगी सब गलत हो जाएंगे। संज्ञानात्मक असमानता, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। असमानता शब्द गलत जो है निगेटिव के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन बचा तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को के रूप में तथा शिक्षार्थियों को के रूप में अपेक्षित करती है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें से जो अध्यापक होता है वो क्या होता है, बच्चे के द्वारा सुगम करता होता है, मतलब बच्चे को सुविधा प्रदाता होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अध्यापकों को सुसाधक और शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन के सक्रिय भागीदारी के रूप में अपेक्षित करती है जो प्रगतिशील कक्षा होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की प्रवृत्ति को दर्शाता है। मतलब क्या है, जैसे कि बच्चे को पढ़ाया गया इंग्लिश में कि किसी की ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि जिस चीज़ को भी वर्तमान से उसको भूतकाल में करनी होती है तो क्या करता है, सब में ईडी लगा देता है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, कमतर आंकने, अंडर एस्टिमेट या फिर अतिनियमित, ओवर रेगुलराइज या फिर प्रतिबंधित
या फिर द्विभाषिक। तो यहाँ पे जो बच्चा कर रहा है सब में क्या है, ईडी का प्रयोग कर रहा है, तो इसे बोला जाएगा अतिनियमित। क्या बोलेंगे इसको, अतिनियमित प्रवृत्ति बोलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर जिसे विचारावेश कहा जाता है, को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसको बच्चे में क्या विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों में जो है अब सारी सोच को विकसित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना। बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कि सभी बच्चों को निर्देश देना रचनावादी कक्षा की विशेषता बिल्कुल ही नहीं है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि रचनावादी कक्षा में क्या होता है कि यह शिक्षक सुनिश्चित करे कि जो प्रत्येक बच्चा है अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, मतलब सर्वोत्तम कार्य करे अपनी जो है क्षमता के अनुसार और अच्छा रिजल्ट प्रदान करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण क्या होता है कि समस्या की पहचान करना। कैसे मालूम करोगे कि ये समस्या है, तो क्या सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है कि समस्या की पहचान की जाए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, कोई समस्या अगर है तो समस्या की पहचान पहले करनी होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है कि विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या उनके अंकों के बारे में क्या है, उनको प्रेरित किया जाएगा कि तुम इतने अगर अंक ले आए या फिर तुम इतने अंक ले आए तो क्या है तुम ज़्यादा होशियार हो गए। और व्यक्तिगत बात हो रही तो ये बिल्कुल ही गलत दे दिया गया, क्योंकि जो छात्र हैं तो सभी छात्रों का जो मतलब जो शिक्षक होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि सभी छात्रों को क्या है समान रूप से सम्मान दे। उसके बाद बी ऑप्शन आपको दिया गया है, बी ऑप्शन आपको दिया गया है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। यह भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि दंड तो देना ही नहीं बच्चे को। उसके बाद सी ऑप्शन आपको दिया गया है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। तो ये भी बिल्कुल गलत दिया गया। कठोर मानदंड जो है यह क्या है, निगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई शिक्षक है छात्रों को प्रेरित करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करे। कौन सी दिशा में, जिसमें बच्चे की रुचि है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को शिक्षार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पे किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। विचारों का जो है मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो ये भी क्या बिल्कुल सही दिया गया। दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए गए, लेकिन क्या है दोनों ही अलग अलग कथन हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है तो ये बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों ऑप्शन सही, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। कुपोषण, समकक्षों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन या फिर चर्चाएं। पूछा क्या गया कि अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता, तो वो हो जाएगा कुपोषण। कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में कैसे क्या योगदान देगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।